हेलो फ्रेंड्स। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स के दो यूज देखे थे कि डेटा टाइप्स को किस लिए हम यूज में लेते हैं, उनका काम क्या होता है। जिनमें से पहला था कि हमें मेमोरी का साइज एलोकेट करने के लिए, और दूसरा उस मेमोरी के अंदर हम किस तरीके का डेटा पुट कर सकते हैं, किस तरीके का डेटा स्टोर करा सकते हैं, वो जानने के लिए। उसके लिए हम डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? उस मेमोरी एड्रेस का नाम। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा क्या? सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कमेंट लिखना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे मल्टीपल कमेंट्स यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश और स्टार यूज किया हुआ है। आप मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए फॉरवर्ड स्लैश और स्टार का यूज करते हैं, और सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल स्लैश का यूज। ओके, और यहाँ पे लिख देता हूँ इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। ओके, इसके बाद हमारा स्टेप आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में हमारी हेडर फाइल्स आते हैं, मैक्रो एक्सपेंशंस आते हैं, और भी बहुत कुछ आते हैं। वो हम अपने आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। अभी मैं आप लोगों को बता के वो कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। एक और चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा, इंटरव्यूज में या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, या फिर जो भी रिटन टेक्निकल राउंड्स होते हैं, वहां पर ये क्वेश्चन पूछ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि वो क्या करते हैं, कोई भी एक सी लैंग्वेज का कीवर्ड दे देते हैं और पूछते हैं कि ये कीवर्ड किस हेडर फाइल के अंदर आता है। तो वहां पर ऑप्शन नन ऑफ द एबव होगा, या फिर उनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जो सी लैंग्वेज के कीवर्ड्स होते हैं वो किसी भी हेडर फाइल के अंडर नहीं आते हैं। ओके, मैं अभी यहाँ पर कोई भी हेडर फाइल नहीं लगा रहा हूँ। डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, अपने सी प्रोग्राम का मेन फंक्शन लिख रहा हूँ। मैंने बताया था कि हमारे सी प्रोग्राम, हर एक सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन का होना अनिवार्य है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मेन फंक्शन को इनिशियलाइज कर दिया। अब हमें क्या करना है, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट टाइप का, जिसका नाम दे दिया मैंने नंबर। अब मेमोरी के अंदर क्या हुआ होगा? मेमोरी के अंदर हुआ होगा कि एक हमें, मेरा सिस्टम 64 बिट आर्किटेक्चर है, तो मुझे 4 बाइट एलोकेट हुई होंगी। ओके, तो 4 बाइट यानी कि 32 बिट्स, जिसमें से एक बिट क्या होती है, वो होती है साइन बिट, जो कि हमें हमारे इनपुट का जो भी नंबर है हमारा स्टोर हुआ है उस मेमोरी एड्रेस पर, उसका साइन बताती है कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ओके, तो हुआ क्या होगा, इस लाइन को, लाइन नंबर 6 को जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा, मेमोरी के, जब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा तो मेमोरी के अंदर क्या हुआ होगा, हमें 32 बिट की मेमोरी एलोकेट हुई होगी, और उस मेमोरी का नाम होगा नंबर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस मेमोरी को कुछ नंबर एलोकेट करा देता हूँ 78। अब क्या हुआ होगा, इंटीजर टाइप की उस मेमोरी के अंदर वहां पर 78 बाइनरी फॉर्म के अंदर स्टोर हो चुका होगा। ओके, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर सबसे पहले डिक्लेयर किया वेरिएबल को, उसके अलावा वेरिएबल के अंदर मैंने एक वैल्यू भी इनिशियलाइज करी। ठीक है, अगर मैं इसको लिखता हूं सिर्फ इंट नंबर एंड देन सेमीकोलन, तो ये क्या होगा, ये होगा सिर्फ डिक्लेरेशन। ओके, और मैं यहां पर लिख देता हूं नंबर इक्वल्स टू 67 सिर्फ, तो ये होता मेरा इनिशियलाइजेशन। ओके, जनरली क्या होता है कि अगर आप, अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे एक एरर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने नंबर के नाम से दो मेमोरीज को एलोकेट किया है, सेम नाम से दो मेमोरीज को एलोकेट किया है, तो मुझे एक एरर मिलेगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, सेम वेरिएबल को मल्टीपल टाइम डिक्लेयर कर रहा हूँ। ओके, तो अगर मैं इसको अभी रन करूंगा तो मुझे एक एरर मिलेगी, डिक्लेरेशन ऑफ इंट नंबर प्रीवियसली डिक्लेयर्ड हेयर, यानी कि लाइन नंबर 6 में ऑलरेडी वो डिक्लेयर हो चुका है, और लाइन नंबर 7 में वो बोल रहा है कि रीडिक्लेरेशन, यानी कि वापस से आपने डिक्लेयर किया है वेरिएबल को। तो ये इसलिए एरर शो हो रहा है यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बिल्कुल हटा देता हूँ। डिक्लेरेशन हम सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं, लेकिन उस वेरिएबल को इनिशियलाइज हम मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। इनिशियली मैंने क्या किया था, इसको 78 किया, फिर उसके बाद मैंने इसको कर दिया 67। तो अब मेमोरी के अंदर 67 स्टोर हुआ होगा, ना कि 78। 78 टोटली वहां से हट चुका होगा। तो अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे कोई भी एरर नहीं आएगी, और ना ही कोई वार्निंग आएगी, सक्सेसफुली रन हो चुका है।
यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर मुझे कुछ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी तक मैंने क्या किया, सिर्फ मेमोरी के अंदर स्टोर कराया चीजों को। अभी मैं मेमोरी से वापस उठा नहीं रहा हूँ, मेमोरी से वापस अपने आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट नहीं करा रहा हूँ। उसको करने से पहले हम लोग सीखेंगे कि कन्वर्जन स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग आउटपुट पर वर्क करेंगे। ओके, तो ये तो हो गई इंटीजर टाइप की। अब बात करें फ्लोट की। फ्लोट मैं वेरिएबल का नाम रखता हूं प्राइस। ओके, और उस प्राइस को दे देता हूं मैं 120.56। प्रोग्राम को सेव किया मैंने, मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट और कंपाइल रन एंड करता हूं। मुझे यहाँ पर कोई भी एरर नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अब एक्चुअली में क्या हुआ होगा कि प्राइस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। दैट मींस मेमोरी के अंदर फ्लोट ने क्या किया होगा, मुझे 8 बाइट एलोकेट करी होंगी। उस 8 बाइट के अंदर उस 8 बाइट को प्राइस के नाम से एड्रेस किया होगा। यानी कि जब भी मैं प्राइस का अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं भी जिक्र करूंगा तो मेरा प्रोग्राम डायरेक्ट उस मेमोरी ब्लॉक पर पहुंच जाएगा जहां पर ये डेटा रखा हुआ है 120.56। ओके, इसके अलावा एक और चीज, अब मैं अब क्या कर रहा हूँ, अपने इंटीजर टाइप के वेरिएबल को अगर मैं कोई डेसिमल वैल्यू दूंगा तो ये मुझे कोई भी एरर शो नहीं कराएगा। अब आप लोग बोलोगे कि सर हमने तो इंटीजर टाइप की मेमोरी थी और हम यहाँ फ्लोटिंग टाइप के इनपुट दे रहे हैं, तो ये कोई एरर क्यों नहीं शो करा रहा है? ये कोई एरर इसलिए नहीं शो करा रहा है क्योंकि मेमोरी के अंदर 78 ही स्टोर हुआ होगा, 0.8 स्टोर नहीं हुआ होगा। जब हम अपनी मेमोरी से चीजों को उठाएंगे, आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे, तब आप लोगों को ये सारे कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, अभी बस देख लीजिए थोड़ा थोड़ा बेसिक। ये लास्ट वीडियो है चैप्टर 2 की। इसके बाद चैप्टर 3 से हम लोग अपने इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाएंगे। सी लैंग्वेज को सीखने का बेसिक खत्म हो चुका होगा और वहां से आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी, ये मेरी गारंटी है। ओके, इसके अलावा एक और डेटा टाइप होता है जो हमने कल सीखा था, और वो है कैरेक्टर टाइप का। और कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप को इनिशियलाइज करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, हम सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यूज को देंगे। अब मैंने सिंगल कोट्स के अंदर दिया इसको एस। ओके, उसके बाद सेमी कॉलन। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो मुझे कोई भी एरर नहीं मिलेगा। सी, मुझे कोई भी एरर नहीं मिला। हुआ क्या होगा, मुझे करेक्टर टाइप का डेटा टाइप है तो 1 बाइट एलोकेट हुई होगी और उसके अंदर हम सिर्फ करेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। उस मेमोरी का वो हमने नेम के नाम से इनिशियलाइज कर दिया। यानी कि जब भी हम नेम की बात करेंगे, हमारा प्रोग्राम जो होगा, हमारा कंपाइलर जो होगा, सीधा हमें उस मेमोरी पर ले जाएगा जहां पर जिसको हमने नाम दिया है नेम। ओके, उसके बाद उस मेमोरी पे वो एस को किस तरीके से स्टोर कराएगा, ये एस उसके आस्काई कोड के अंदर ब्रेक होगी। ओके, कंप्यूटर साइंस यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज नहीं, इनफैक्ट वर्ल्ड की जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन सभी में आस्काई कोड का आपको कंसेप्ट मिल जाएगा। ओके, आस्काई कोड क्या होते हैं कि ये जितने भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं इनका अपना एक अलग आस्काई कोड है। इसको हम अपने आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे जब हम प्री प्रोसेसर की बात करेंगे और स्ट्रिंग्स की बात करेंगे कि आस्काई कोड क्या होते हैं। अभी मैं आप लोगों को बता के कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ सिंपली, क्योंकि ये सिर्फ बेसिक्स के लेक्चर है और आस्काई कोड बेसिक की चीज नहीं है। ओके, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर जो की है वो कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर स्टोर हुई होंगी और उनको हम वापस, अगर मुझे ये वैल्यूज चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सिंपली उस वेरिएबल के नाम से इन चीजों को कॉल करा लूंगा तो मुझे ये वैल्यूज मिल जाएगी। और कॉल कैसे कराएंगे वो हम अपने चैप्टर 3 के फर्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप लोग उस लेक्चर को मिस बिल्कुल मत करना। और जो लोग शुरू से इस सीरीज को देख रहे हैं उन लोगों को भी बस मैं यही कहना चाहूंगा कि बस थोड़ा सा और धैर्य रखें। बस 2 से 3 वीडियोस के अंदर आप लोगों को अपने पिछले जितने भी बेसिक्स थे जिनमें आपको डाउट्स था वो सारे के सारे क्लियर होने लगेंगे। जब आप धीरे धीरे प्रोग्राम्स बनाओगे, मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स दूंगा करने के लिए, आप लोग असाइनमेंट्स को सॉल्व करोगे, मैं यहाँ पर असाइनमेंट्स का सॉल्यूशन सेशन रखूंगा, आप लोग मैच करोगे, तो पूरा ये 1-on-1 इंटरेक्शन होने वाला है। तो उसके लिए आप लोगों को बस प्रैक्टिस पर ध्यान देनी है। जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे। ओके, तो हमने देख लिया है कि वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरीके से किया जाता है और इनिशियलाइज किस तरीके से किया जाता है। आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। इससे क्या होगा, आप लोग मेरी किसी भी वीडियो को मिस नहीं करोगे, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। थैंक यू गाइस।